इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा था इंडियंस को 70 घंटे काम करना चाहिए। भावेश अग्रवाल ओला के को-फाउंडर ने भी कहा जो हमारी स्पीड और पैशन के साथ मैच नहीं कर सकता वो यहाँ फिट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, ये स्टेटमेंट सच में प्रोडक्टिव है या फिर ये एक एक्सक्यूज बन गया है ताकि लोगों को ओवरवर्क करवाया जा सके। 30 million or 1 in 9 US workers experience their workplace as toxic. Toxic workspaces in India. क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैशन के नाम पे अपने एम्प्लॉयज को मशीन बना दिया जाता है जो सिर्फ काम करने के लिए बना है। मतलब स्पीड और पैशन के नाम पे अगर आप अपनी टीम को 24/7 काम करने के लिए फोर्स करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या वो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर वर्क डेथ का ट्रेंड? ये स्टेटमेंट एक खतरनाक मिसाल पेश करती है जहां प्रॉफिट्स और ग्रोथ को सबसे ऊपर रखा जाता है लेकिन एम्प्लॉयज की कल्याण को बेचारा समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये अपनी कंपनी की सफलता का शॉर्टकट है या फिर ये हमारे मेंटल हेल्थ को मारने का एक फॉर्मूला बन गया है? अब एक और सवाल उठता है, अगर ये सीईओज अपने एम्प्लॉय से इतना काम करने की उम्मीद करते हैं तो क्या वो अपने घर वालों को भी यह कहकर काम करने के लिए भेज सकते हैं? क्या वो अपने दोस्त और फैमिली को भी ये कहकर 70 घंटे काम करने का प्रेशर डालेंगे? ये सिर्फ अपने पॉकेट्स को भरने का तरीका लग रहा है। ज्यादा काम, ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन इनकी भरपाई कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज के पर्सनल लाइफ से लेकर उनके मेंटल पीस तक सब कुछ बस एक गेम बन गया है, प्रॉफिट का गेम जिसमें सिर्फ वो जीत रहे हैं। ये सब सुन के लगता है अगर आप अपने ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो आप आउटडेटेड हैं। आजकल का ट्रेंड है वर्क टिल यू ड्रॉप और फिर उसके बाद रेस्ट इन पीस। लिटरली अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो अगले साल कुछ सालों में हमारे पास रोबोट्स नहीं बल्कि जिंदा ज़ॉम्बीज होंगे जो सिर्फ काम कर रहे होंगे अपनी लाइफ भूलकर। तो ये सब कहाँ क्यों जा रहा है? क्या ये सीईओज अपने रिलेटिव्स को भी वर्क हार्ड के लिए भेजते हैं या फिर सिर्फ आम आदमी के पैसे उठा रहे हैं? प्रॉफिट कैसे कमाएं जब एम्प्लॉयज की वेलबींग को इग्नोर किया जाए? भारत में एवरेज वर्किंग वीक अब 47 घंटे तक लंबा हो गया है। ये सिर्फ चाइना, सिंगापुर और जापान जैसे कामों के लिए मशहूर इकोनॉमी से नहीं बल्कि जर्मनी से 13 घंटे ज्यादा है। ये एक सीरियस क्राइसिस का इंडिकेशन देता है। कॉर्पोरेट और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 90% इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती है जो लार्जली अनरेगुलेटेड और एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, लेकिन फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी कंडीशंस कुछ अलग नहीं है। इंडिया के काफी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स का एग्जांपल बन चुके हैं। एक रीसेंट केस EY का केस सामने आया था। अन्ना सेबेस्टियन पेरियल, एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत सिर्फ 4 महीने में हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो गई। उनकी मां ने एक वायरल लेटर में लिखा था वो रात देर तक वीकेंड्स पर भी काम करती थी। कंपनी की अनरियलिस्टिक डिमांड्स ने मेरी बेटी की जान ले ली। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी से कोई भी फ्यूनरल में नहीं आया। एक फॉर्मर EY का एम्प्लॉय ने कहा 12-13 घंटे काम करना यहाँ का नॉर्म है और वीकेंड्स पर भी छुट्टी नहीं मिलती। सीनियर मैनेजर्स जूनियर्स को डराते धमकाते हैं और एम्प्लॉयज को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मैकेंजी और EY जैसे ग्लोबल फर्म्स में एक्सट्रीम कंपटीशन और हायरार्की की वजह से टॉक्सिक कल्चर प्रमोट होता है। हर एक पोजीशन के लिए हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, इसलिए अगर एक एम्प्लॉय रिजाइन करे तो एक और लाइन में होता है। ये एक कठिन अनुभव था मुंबई के श्रेयस गोरा का। अब भी अपने पहले काम के बारे में सोचकर वो कांप उठते हैं। एक जूनियर लॉयर के रूप में उनका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता और रात के 10 बजे खत्म होता। घर पहुंचने तक 11 बज जाते और वो पूरी तरह थक जाते। वो हमें बताते हैं जब आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं आपके सीनियर आपके चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि युवाओं को काम की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। इससे भी बुरा ये था कि उनका बॉस उन्हें सही से ब्रेक लेने का मौका भी नहीं देता था। देवाशीष शर्मा एक और टेकी गौड़ा के दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी एक टॉक्सिक मैनेजर के साथ काम किया। अपने पहले काम में उनका बॉस उन्हें अजीब वक्त पर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता था। एक बार 11:30 बजे उसने कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया। अगले दिन उसने मुझे पूरे टीम के सामने अपमान किया, वो भी सुबह 8 बजे की मीटिंग में। ये सब मामले बताते हैं कि कैसे वर्क प्रेशर और टॉक्सिक वर्क कल्चर ने काफी लोगों की जिंदगी में मुसीबत डाल दी है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 के डेटा के मुताबिक सैलरीड एम्प्लॉयज ने देश में कुल सुसाइड्स का 10% हिस्सा बनाया है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के कई कारण होते हैं, लेकिन कई सर्वे जो इंडियन कॉर्पोरेशन में होते हैं वो आज भी रेड फ्लैग्स ही दिखाते हैं। गैलप स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्कप्लेस सर्वे में 2024 के मुताबिक 86% भारत के लोग अपने वर्क प्लेसेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। पर टॉक्सिक वर्कप्लेस वर्ड है क्या? जब इंडिया कॉर्पोरेशन में वर्क कल्चर के खिलाफ गवाही देने का सिलसिला शुरू हुआ, टॉक्सिक वर्क कल्चर शब्द ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन ये डिफाइन करना मुश्किल है कि किस चीज से एक ऑफिस और उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। मैनेजमेंट गुरुज डोनाल्ड सल और चार्ल्स सल ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। उनके ग्लासडोर रिव्यूज के एनालिसिस के मुताबिक एक वर्कप्लेस टॉक्सिक होने के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: अपमान, नॉन इंक्लूसिव होना, अनएथिकल और कट थ्रोट और अब्यूजिव कल्चर होना एक ऑफिस में। जब हम बात करते हैं वर्क कल्चर की, तो एक और चीज जो सिचुएशन को और भी बेकार बना देती है वो है नेपोटिज्म का प्रेजेंस। लीगल सेक्टर में नेपोटिज्म काफी ज्यादा है, जो पहली बार लॉयर्स को ग्रोथ के लिए मुश्किल बना देता है। दूसरी या तीसरी जनरेशन के लॉयर्स तो सब आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पहली जनरेशन के लॉयर्स को हर काम का बोझ उठाना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्क ट्रेंड इंडेक्स पल्स रिपोर्ट 2022 में ये बात सामने आई थी कि 60% इंडियन एम्प्लॉयज ये मानते हैं कि उनके करंट वर्क प्लेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये ना सिर्फ उनके करियर्स को इफेक्ट करता है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी, और फिर उनको अपनी जॉब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। HCL हेल्थ केयर ने जो 4000 मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन का एनालिसिस किया था, उससे यह भी पता चला कि मैनेजर्स की बिहेवियर का एम्प्लॉयज पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। 36% केसेस में लो सेल्फ एस्टीम और ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज थे, और ऐसे एनवायरनमेंट्स में मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। विद्या दिनाकरन, जो एक चेन्नई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, कहती हैं कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बीच एग्जॉस्शन और बर्नआउट के साइंस काफी कॉमन हो गए हैं। वो ये भी कहती हैं कि वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी वो एनवायरनमेंट होता है जो ये भूल जाता है कि काम जिंदगी का बस एक हिस्सा है। एग्जॉस्शन और बर्नआउट के साइंस को पहचानना मुश्किल नहीं है, तो फिर कंपनीज इन इश्यूज को सॉल्व करने में क्यों फेल हो जाती हैं? इसका जवाब एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच बढ़ रहा है। ये जो हमारे वर्क प्लेसेस का अनहेल्दी और ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है जब हम अलग अलग डेटा सेट्स का एनालिसिस करते हैं। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR के डिस्क्लोजर के मुताबिक 1200 कंपनीज का डेटा दिखाता है कि वर्कप्लेस पर कंप्लेंट्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हर कंपनी पर कंप्लेंट्स की एवरेज संख्या 244 थी, जो पिछले साल से थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन एक शॉकिंग ट्रेंड ये है कि कई कंपनीज में कोई भी कंप्लेंट्स रिपोर्ट नहीं होती। 2023 से 24 में 788 कंपनीज ने 0 कंप्लेंट्स रिपोर्ट की थी। ये नंबर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंप्लेंट्स ना होने का ये काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है। एक तरफ सर्वेज ये दिखा रहे हैं कि लगभग 90% इंडियन एम्प्लॉयज अपने वर्क प्लेसेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अपने ग्रीवेंस रीएड्रेसल प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते। जब एम्प्लॉयज से बात की गई कि उन्होंने टॉक्सिक मैनेजर्स के बिहेवियर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने एक ही जवाब दिया: डर था कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आदित्य नारायण मिश्रा, सीएल के HR सर्विसेज के CEO, कहते हैं कि इंडियन कंपनीज में प्रॉब्लम्स के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है: अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, अनरियलिस्टिक टारगेट्स और मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स की डिमांड। खासकर IT सेक्टर में इंडिया को वेस्टर्न फर्म अपने प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करने के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बना चुकी है, जहां सस्ती लेबर से उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट की ग्लोबल कंपैरिजन के मुताबिक बर्नआउट सिम्टम्स का एक्सपीरियंस इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये ऑपरेशनली कंपनीज को इफेक्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट है राइजिंग टर्नओवर रेट, जो कंपनी छोड़ने वाले एम्प्लॉयज को मेजर करता है। पहले एम्प्लॉयर्स के साथ कोई बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये डायनामिक बदल रहा है। पुरानी जनरेशन को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि नए जमाने की जनरेशन के पास काम के अलावा भी अपनी जिंदगी होती है। अब हमें हार्डवर्क को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन ये सब जेनजी के लिए एक वेकअप कॉल है। जेनजी इस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने, क्वाइट क्विटिंग का ट्रेंड और जॉब्स को जल्दी स्विच करने अब एक कॉमन स्ट्रैटेजी बन गया है। अब कुछ एम्प्लॉयर जेनजी को नैम्बी पैम्बी जनरेशन कहकर उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि प्रोफेशनलिज्म और अडेप्टेबिलिटी की कमी जेनजी के स्ट्रगल्स का असली कारण है। ये तो बात है, लेकिन क्या हमारी ओल्डर जनरेशन अपने ओवरवर्क का प्रेशर अपने बच्चों पर डाल रहे हैं? जितना ओवरवर्क करेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, पर किसके लिए? अगर हम बात करें बर्नआउट की, तो इंडिया भी उसी पाथ पर चल रहा है। कारोशी डेथ बाय ओवरवर्क का ट्रेंड जो जापान में है, अब वो भारत में आ रहा है। टॉक्सिक वर्क प्लेसेस के सोल्यूशन के लिए कई तरीके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सोल्यूशन सिर्फ टॉप लीडरशिप से आ सकता है। आखिरकार जो कंपनी का कप्तान होता है
वही कंपनी को सही मार्ग दिखा सकता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। थेरेपिस्ट, एचआर प्रोफेशनल, एकेडमिक्स, एम्प्लॉयज और कॉर्पोरेट लीडर्स सब ये अग्री करते हैं कि टॉक्सिक वर्क कल्चर का सॉल्यूशन दो अप्रोचेस से आएगा। पहला, लीडर्स को पर्सनली इन्वॉल्व होना होगा और दूसरा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंपनीज में अपॉइंट किया जाना होगा। और जेनजीज भी वही कंपनीज प्रेफर करते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को मेंटल इश्यूज के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज के जानकारी, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड जैसे कोर्सेज, मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशल लीव के कई बेनिफिट्स देती है। उन्हें जेनजी से ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। सब कुछ लीडरशिप की मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर लीडर्स को लगता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ इसलिए बुरा ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी दे रहे हैं, तो ये मेंटालिटी सबसे पहले बदलनी चाहिए। लीडर्स को ऐसे कल्चर को प्रमोट करना होगा जहां एम्प्लॉयज अपने ग्रीवेंसेस डायरेक्टली उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये भी कहना सही होगा कि लीडरशिप को एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच की जरूरत है। एक एग्जांपल के तौर पे एक सीनियर लीडर ने अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर एक जूनियर को टाइम दिया था जबकि वो इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाले थे। इस अप्रोच से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्टीव जॉब्स भी अपने स्किप लेवल मीटिंग्स के लिए मशहूर थे। मैनेजर्स के बजाय उन्होंने एम्प्लॉयज को अपने मैनेजर्स के मैनेजर से मिलने का मौका दिया, जिससे कंपनी की वर्किंग का एक और पर्सपेक्टिव समझ में आता। आज के सीईओज को अपनी लीडरशिप को एम्प्लॉयज के पल्स के साथ मैच करने के लिए सीईओ कनेक्ट और टाउन हॉल्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। लेकिन लीडर्स को यह बात भी समझनी होगी कि कब उन्हें प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। कंपनीज को अपनी टीम को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इक्विप करना होगा जो एम्प्लॉयज को मेंटल हेल्थ इश्यूज के समय सपोर्ट दे सके। ये प्रोसेस आज के दिन में जरूरी होता जा रहा है। भारत जैसे एस्पिरेशनल इकोनॉमी में जहाँ काफी बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहाँ बूढ़े लोग और जवान लोग साथ मिलकर काम करते हैं, वह शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन क्या इंडियन कॉर्पोरेट लीडर्स के पास ये एबिलिटी है कि वो इस सिचुएशन को संभाल ले? तो क्या आपका वर्क प्लेस भी टॉक्सिक है? खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें, क्योंकि काम जिंदगी का एक पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर ये टॉक्सिक वर्क कल्चर ऐसे ही चलता रहा तो हम सिर्फ ज़ॉम्बीज बनकर रह जाएंगे अपनी असली लाइफ को छोड़कर। अब आपका क्या ख्याल है? क्या वर्क कल्चर सस्टेनेबल है या एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।